हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किंग लियर को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी क्लास 5 होगी, यानी कि क्लास 5th होगी। अभी तक हमने 4 क्लास ले लिया था, बायोग्राफी कर लिया शेक्सपियर के, सारे वर्क को हमने एक बार डिस्कस कर लिया कि शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क्स हैं। ओके, एंड उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए हैं ट्रेजेडी को। तो हैमलेट हो गया, ओथेलो, मैकबेथ, एंड आज जो आपके 4 ग्रेट ट्रेजेडी में किंग लियर भी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। उसके बाद कल से जो स्टार्ट होगा, पहले तो हम 37 ही प्लेस को कवर करेंगे। तो ट्रेजेडी यहाँ पे मतलब ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 4 ग्रेट कॉमेडीज को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। मतलब हमें सब कंप्लीट करना है 37 प्लेस। हालांकि मैंने इसमें से जो 37 प्लेस में ना, जैसे कि विंटर्स टेल हो गया, आपकी जो हिस्ट्री का 3 प्ले, हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो भी करा दिया था। इसी चैनल पे है, वो थ्योरी क्लास ही कराया है। अब मैकबेथ का भी थ्योरी क्लास कराया था आपके एलटी में, लेकिन वो भी है, लेकिन इस हम क्या करेंगे, न्यू पढ़ेंगे। ठीक है, नए से यहाँ से मैंने नया स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपकी क्लास 5th होगी। एंड जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वो आपका काम है। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो क्लासेस है ना, ये क्लास 5th है, यानी कि आपको 4 क्लास मिलेगी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बन गया है, उसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर, मतलब उसमें आपका ये शेक्सपियर के वर्क है एंड ग्रामर भी है शामिल। तो वहां पे जाके आप जरूर चेकआउट करें एंड वहां से आप जरूर देख। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो किंग लियर को आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करेंगे किंग लियर की, तो ये भी ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। अगर इसकी जॉनरा की बात करेंगे तो ये भी शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी में आता है, होकम में आता है। ठीक है, होकम में आता है। जैसे कि हमने हैमलेट देख लिया, ओथेलो देख लिया, मैकबेथ देख लिया, आज हम किंग लियर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये किस एरा में आया था? तो जैकोबियन एरा में शेक्सपियर की ट्रेजेडी आई थी। 4 ग्रेट ट्रेजेडी शेक्सपियर की जैकोबियन एरा में आई थी, ये ध्यान रखना है। तो बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो प्ले टाइप ट्रेजेडी, जैसे मैंने कहा, ये एक ट्रेजेडी है। शेक्सपियर मोस्ट कॉस्मिक एंड ब्लीक ट्रेजेडी है। कॉस्मिक ट्रेजेडी से कहा जाता है किस टाइप की ट्रेजेडी है? तो सबसे कॉस्मिक और ब्लीक ट्रेजेडी मानी जाती है शेक्सपियर की। यानी कि कॉस्मिक एंड ब्लीक मतलब गंभीर उदासी वाली ट्रेजेडी मानी जाती है, अंधेरी ट्रेजेडी मानी जाती है। इसमें क्या होती है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती इस प्ले में। कंपोजिशन डेट की बात करेंगे तो 1605 से लेके 1606 तक माना जाता है अप्रॉक्स। और ये परफॉर्म किया गया था सेंट स्टीफन्स डे के दिन, है ना, एट कोर्ट ऑन सेंट, मतलब कोर्ट में ही परफॉर्म किया गया था। किस दिन? जिस दिन सेंट स्टीफन्स डे था 1606 में। तो ये ध्यान रखना है ना। इसका जो परफॉर्मेंस हुआ था 1606 में, सेंट स्टीफन डे पर राजा के दरबार में हुआ था इसका परफॉर्मेंस। तो ये आपने ध्यान रखना है। सेटिंग इसकी बात करेंगे, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन में। कहाँ पे रखी गई है? प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन। यानी कि इसकी जो कहानी है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के पैगन एरा की है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था ना, उनके पहले की ब्रिटेन की कहानी है। यानी कि आप कह सकते हो पैगन एरा, जब उस समय पैगन एरा चल रहा था। लोग किसको मूर्ति पूजक थे, लोग किसको मानते थे? नेचर वगैरह को पूजते थे, है ना। पैगन वर्ड से आपको याद आ गया होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसमें वो बोलते हैं ना कि काश मैं पैगन बन जाता। प्राचीन धर्म, प्राचीन प्राचीन ये मान्यताएं हैं। इसमें क्या होता था, नेचर को पूजते थे, पत्थर पूजा जाता था, नेचर को मतलब हर चीज, हर नेचर की वो हर चीज को पूजा जाता था। तो ये जो आपकी किंग लियर है ना, तो किंग लियर भी याद रखना कि इस जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ब्रिटेन में की था, जब पैगन एरा चल रहा था। इसलिए इस प्ले में कहीं पे भी आपको गॉड नहीं मिलेगा, भगवान नहीं है। मतलब कैरेक्टर की मान्यता भगवान में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, देवताओं की बात होती है। जैसे वो नेचर में मानते हैं, नेचर को ही देवता मानते हैं, क्योंकि चूंकि पैगन एरा का दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना है भैया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है? तो आपने ध्यान रखना, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स है इसका प्राइमरी सोर्स, यानी कि शेक्सपियर का मुख्य इतिहास का ही सोर्स है। जैसे कि अभी तक हमने मैकबेथ की बात किया था, वो यहीं से लिया था।
नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड ओल्डर एनोनिमस प्ले विद अ हैप्पी एंडिंग। तो शेक्सपियर ने जहां से ये कहानी ली, जैसे ये था, ये कहानी थी, ये ओरिजिनल कहानी थी, द ट्रू यानी कि हॉलिनसेट क्रॉनिकल का ही द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, ये ओरिजिनल कहानी का टाइटल है। और शेक्सपियर ने अपने किंग लियर के लिए यहीं से कहानी ली। बट फर्क सिर्फ इतना कर दिया, मैंने कहा ना शेक्सपियर लेते तो जरूर थे, कहानी को जो बोरो तो करते थे जरूर, लेकिन कुछ कुछ वो ऐड ऑन करते थे। जब वो अपने प्ले में थोड़ा बहुत ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे चीजों को, तो यहां से भी उन्होंने कहानी तो ली, यहां से क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर से, लेकिन इन्होंने जब किंग लियर अपना लिखा तो उसमें क्या चेंजेस किया, इसमें क्या था, ये जो कहानी थी ना, इसमें ये एक पुराना प्ले था, इसमें ना हैप्पी एंडिंग होती है। द क्रॉनिकल वाले में, हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है, यानी कि इसमें जो किंग लियर है वो बच जाता है लास्ट में। और शेक्सपियर ने क्या किया, इससे कहानी तो लिया, शेक्सपियर ने इसे बदल दिया, यानी कि शेक्सपियर ने अपने किंग लियर में ट्रेजिक एंडिंग डाल दिया, यानी कि किंग लियर को ही मार दिया, कॉर्डेलिया को मार दिया, तो ट्रेजिक एंडिंग डाल दिया। ये शेक्सपियर ने बदलाव किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने। आगे की बात करेंगे, सिडनी की आर्केडिया सोर्स फॉर द ग्लॉसेस्टर सब प्लॉट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, किंग लियर में एक कहानी नहीं चलती, एक के साथ एक और कहानी चलती है। तो जब भी कभी प्ले में ना एक के साथ एक और कहानी चले ना, उस कहानी को, जो दूसरी कहानी चलती है, जैसे एक कहानी चल रही है और एक के साथ एक और कहानी दिखाया जा रहा है, तो उस कहानी को, जो दूसरी कहानी चल रही है, उसे सब प्लॉट कहते हैं। यानी कि एक प्लॉट तो चल रहा है, आपको एक कहानी दिखाया जा रहा है और एक कहानी के साथ साथ एक और कहानी चल रही है, तो इसे सब प्लॉट कहते हैं। यानी कि इस प्ले में ना सब प्लॉट है। सब प्लॉट मतलब एक तो किंग लियर की कहानी चल रही है, साथ साथ एक और कहानी चल रही है। एक और कहानी जो चल रही है वो ग्लॉसेस्टर की कहानी होती है, ठीक है। तो ये जो ग्लॉसेस्टर की कहानी इन्होंने लिया है, ये कहाँ से लिया है, जो इसमें सब प्लॉट है किंग लियर में, शेक्सपियर ने ये सब प्लॉट कहाँ से, मतलब इसका सोर्स कहाँ से लिया उन्होंने, तो फिलिप सिडनी की आर्केडिया है, ठीक है। फिलिप सिडनी का आर्केडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ग्लॉसेस्टर सब प्लॉट की कहानी इसी बुक से लिया था, आर्केडिया से ही लिया था, ग्लॉसेस्टर और उनके बेटों की कहानी। समझ में आया, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड आगे चलते हैं, हम सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, अथॉरिटी वर्सेस क्योस, है ना, ठीक है। तो अथॉरिटी वर्सेस क्योस, फिलियल इनग्रेटिट्यूड एंड द ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल ऑर्डर। तो इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस प्ले का, तो इस प्ले का मेन झगड़ा क्या है, आखिर इस प्ले में क्या दिखाया गया है। तो इस प्ले में सबसे पहले अथॉरिटी वर्सेस क्योस, यानी कि सत्ता और अराजकता के बीच झगड़ा दिखाया गया है। देन उसके बाद ये दिखाता है फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ये दिखाता है कि जब बच्चे माता पिता अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते, वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड हो जाते हैं, एहसान फरामोश बोल सकते हैं। तो कुदरत का जो नियम है वो टूट जाता है, जो नेचुरल ऑर्डर है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये दिखाया गया। एग्जाम रेलिवेंस याद रखना है, क्वेश्चंस ऑफन फोकस ऑन द लव टेस्ट, द स्टॉर्म सीन्स एंड द पैरेलल बिटवीन लियर एंड ग्लॉसेस्टर। तो ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम फैक्ट है कि हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं वो फोकस किए जाते हैं इस प्ले से लव टेस्ट, यानी कि जो शुरुआत में किंग लियर जो लव टेस्ट लेता है कि कौन बेटी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉर्म सीन, जब लियर पागल हो जाता है अपनी बेटियों की करतूत देख के, करतूत ही बोलेंगे, जब वो देखता है कॉर्डेलिया को छोड़ के, जो दो बेटी का पूरा असली चेहरा देख लेता है, वो जो उम्मीदें होती है ना सारी, कहते हैं ना इस प्ले में कहीं पे भी उम्मीद की एक किरण भी नहीं बचती, अपनी बेटियों से जो भी एक्सपेक्टेशन ये रखा था सब टूट जाता है। उसके बाद ये पागल जब हो जाता है तब स्ट्रॉम में निकल जाता है, तो वो स्ट्रॉम सीन है। और इसमें लियर एंड ग्लॉसेस्टर की जो पैरेलल स्टोरी चल रही है वो, तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टर्स पर। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, जहां से शेक्सपियर ने कहानी ली है ना, जैसे हॉलिसेंट क्रॉनिकल से ही लिया उन्होंने, तो इसका नाम, ओरिजिनल स्टोरी का नाम ये है द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। तो इसमें जो हैप्पी एंडिंग होती है ना, इसमें लियर जिंदा होता है, बट शेक्सपियर ने इसी से कहानी ली है अपनी किंग लियर की। तो शेक्सपियर थोड़ा सा फेर बदल कर दिए हैं, उन्होंने लियर को क्या कर दिया, लास्ट में मार दिया, ट्रेजिक एंड कर दिया। लेकिन जहां से उन्होंने लिया है ओरिजिनल स्टोरी में लियर मरता नहीं है, ये ध्यान रखना है। और यहीं से एक चीज और ध्यान रखना कि किंग लियर तो जो शेक्सपियर वाला किंग लियर है उसमें तो मर जाता है कि किंग लियर,
लेकिन जो एक और ध्यान रखना, नाहम टेट करके है ना, नाहम टेट करके एक राइटर, नाहुम टेट करके है ना, नाहुम, उसको नाहुम टेट ही पढ़ा जाएगा। तो नाहुम टेट करके ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का जो किंग लियर था, इसमें तो ट्रेजिक एंड होता है लास्ट में, लेकिन नाहुम टेट ने क्या किया था, शेक्सपियर के किंग लियर का एडेप्टेशन किया था, है ना, उनका रूपांतरण किया था। और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का जो वर्जन था, जो उनका एडिशन था आया था, उसके लगभग 75 ईयर्स बाद, है ना, 75 साल बाद पब्लिश हुआ था 1681 में, है ना। 1681 में नाहुम टेट का एक वर्क आया था, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। ये ध्यान रखना है, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, किंग लियर, ठीक है। इसमें इन्होंने ये शेक्सपियर के किंग लियर का एडेप्टेशन है। इसमें इन्होंने क्या किया था, तो ध्यान रखना, इसमें इनका जो इसका अंत क्या था, तो इसमें अंत ये था कि कॉर्डिलिया जिंदा रहती है ना, कॉर्डिलिया को जिंदा रखते हैं लास्ट में, और ऐसा भी कहा जाता है कि कॉर्डिलिया की शादी एडगर से करा देते हैं, तो ये हैप्पी एंडिंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग करते हैं ये, तो ये ध्यान रखना है। काफी चीजें यहाँ पे 3-4 चीजें मैंने बताया। आ जाते हैं हम अब कैरेक्टर पे अपने। तो सबसे पहले किंग लियर ही है, टाइटल कैरेक्टर है, किंग लियर ही है। इनका रोल याद रखना है, ये ट्रेजिक हीरो है, इस प्ले के ये हीरो हैं, एजिंग किंग ऑफ ब्रिटेन। तो ये ध्यान रखना है कि ये ब्रिटेन के एक किंग है, एजिंग किंग है, यानी कि बूढ़े राजा हैं। की ट्रेड्स की बात करेंगे, इनकी क्वालिटी क्या है, तो ये एरोगेंट है, रैश है, इमोशनल है, क्रेविंग फ्लैटरी है, लेटर हम्बल एंड वॉइस थ्रू सफरिंग। तो ये ध्यान रखना है ना, कि ये जब शुरुआत होती है कहानी की, तो ये किस टाइप के रहते हैं, ये थोड़ा एरोगेंट टाइप के रहते हैं, घमंडी और रैश टाइप के, यानी कि चापलूसी, जल्दबाजी टाइप के थे, और चापलूसी, और इनको क्रेविंग फ्लैटरी, यानी कि फ्लैटरी पसंद करने, मतलब फ्लैटरी पसंद करने वाला, यानी कि अपनी तारीफ सुनने वाले। शुरुआत में ये कुछ इस तरह थे, ठीक है। बाद में ये हम्बल एंड वाइज बन जाते हैं, लेकिन बाद की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। किंग सिग्निफिकेंस की बात यहाँ पे याद रखना है कि इनकी जो यात्रा शुरू होती है, वो सबसे पहले एक राजा रहते हैं ये, है ना, इनकी यात्रा राजा से शुरू होती है, उसके बाद ये मैड मैन बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, एंड देन फिर ये एक वाइज मैन बन जाते हैं, पागलपन हो जाते हैं, स्ट्रॉम सीन में बाहर जाते हैं, तो वहां पे इनको असली बुद्धि आती है। ये फ्लैटरी वाला, ये एरोगेंट, ये रैश, ये थोड़ा निकल जाता है इनके दिमाग से। His hamartia is arrogance and blindness to truth. इनका हमार्शिया क्या था, इनका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, इनकी गलती क्या थी, इनकी कमी क्या थी जिसका इनका डाउनफॉल हुआ। तो इनका जो ट्रेजिक फ्लॉ था ना, इनका घमंड और सच को ना देख पाना, सच को ना देख पाना, सच को देख ना पाना, यानी कि सच के प्रति ये ब्लाइंड थे। जो असली चीजें थी, जो सच्ची चीजें थी, जो रियलिस्टिक चीजें थी, वो इनको दिखाई नहीं दे रही थी, और जो फ्लैटरी चीजें थी, जो बोल सकते हैं वो आर्टिफिशियल चीजें थी, वो इनको उसमें सच्चा लगता था। जो सच्चा है उसको इनको ना, जो पर्सन सच्चा था वो झूठा लगता था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। रिप्रेजेंट द ट्रेजिक फॉल कॉज्ड बाय प्राइड एंड मिसजजमेंट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये दिखाते हैं कि इंसान को ना विजडम तब आती है जब वो सफरिंग से गुजरता है ना। इम्बॉडी शेक्सपियर विजन ऑफ सफरिंग पाथ टू विजडम। तो ये बताते हैं कि इंसान को तभी अकल आती है ना, विजडम मतलब तभी अकल आती है जब वो दुखों से गुजरता है, तभी उसको अकल आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये ट्रेजिक फॉल कॉज बाय प्राइड एंड मिसजजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया इनकी सबसे छोटी बेटी है, लियर की सबसे छोटी बेटी है, ठीक है, और वर्चुअस डॉटर है। ये भी ध्यान रखना, काफी नेक बेटी है। ये ऑनेस्ट है, लविंग है, डिग्निफाइड है एंड सेल्फलेस है। ईमानदार है, शांत है, निस्वार्थ प्रेम, यानी कि सेल्फलेस है ना। एग्जाम सिग्निफिकेंस से याद रखना कि रिफ्यूजेस फॉल्स फ्लेटरी नथिंग माय लॉर्ड, सिंबल ऑफ ट्रूथ, लव एंड रिडेम्पशन। तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये क्या है, ये झूठी तारीफ करने से मना कर देती है। एग्जाम सिग्निफिकेंस से याद रखिएगा कि ये झूठी तारीफ करने से मना कर देती है, कहती है नथिंग माय लॉर्ड, कुछ नहीं महाराज, ठीक है, महाराज। ये ट्रूथ और रिडेम्पशन का प्रतीक है, यानी कि सच्चाई की और मुक्ति की। इसकी जो डेथ होती है वो अल्टीमेट ट्रेजेडी ऑफ द प्ले, इसकी डेथ ही प्ले में ट्रेजेडी लाती है ना।
तो ये ध्यान रखना बच्चा। एंड रिप्रेजेंट द मॉरल प्योरिटी एंड करप्ट इन द वर्ल्ड, इस करप्ट वर्ल्ड में ये प्योरिटी को, मॉरल प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो बेटी है गॉनड्रिल, गॉनड्रिल ये सबसे बड़ी बेटी है। तो 3 बेटी होती हैं, सबसे बड़ी बेटी गॉनड्रिल होती है, और बीच वाली जो बेटी होती है वो रीगन होती है, और सबसे छोटी बेटी जो होती है वो ये रहती है कॉर्डिलिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बेटी रहती है, और इसके हस्बैंड का नाम रहता है एल्बनी। ठीक है, एल्बनी, ड्यूक ऑफ एल्बनी। ठीक है, ये इसके हस्बैंड का नाम रहता है एल्बनी, जो कि बहुत अच्छा होता है। ये एल्बनी जो होता है ना, ये बहुत ईमानदार रहता है, ये इसकी तरह नहीं रहता। की ट्रेड्स की बात करेंगे अगर हम रीगन की, तो ये जो बड़ी बहन है ना, बहुत ही क्रूर है ना, एम्बिशियस टाइप की है, पावर हैंग्री है, सत्ता की भूखी है, इसको प्रॉपर्टी चाहिए, क्रूर टाइप की है। ठीक है, एग्जाम सिग्निफिकेंट याद रखना, तो यही फीलियल इनग्रेटिट्यूड है, संतान द्वारा माता पिता का जो अनादर किया जाता है, ये उसका प्रतीक है, क्योंकि ये करती है। फिर बात करेंगे यहाँ पे अगर हम लियर एंड लेटर पॉइजन, ये क्या करती है, ये लियर के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है, बाद में अपनी ही बहन रीगन को ये जहर दे देती है। डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन एंड मॉरल डीके को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो बहन है वो ये दूसरी बेटी है, सेकेंड नंबर पे है ये रीगन। ये अपनी बड़ी बहन की तरह ही ये भी सैडिस्टिक टाइप की है ना, ये भी, तो ये ध्यान रखना है, हार्टलेस है, इसके अंदर भी दिल विल नहीं है, निर्दयी टाइप की है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड एग्जाम सिग्निफिकेंस से याद रखना कि ग्लॉसेस्टर की आंखें निकालने में मदद करती है अपने हस्बैंड की। ठीक है, और मैच गॉनड्रिल इन क्रुएलिटी, तो ये ध्यान रखना है, ये गॉनड्रिल की तरह ही उतनी ही क्रूर है जितनी कि गॉनड्रिल है, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना, इसके जो हस्बैंड रहते हैं, इसके रीगन के हस्बैंड का नाम ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ये दिखाती कि औरतें भी कितनी क्रूर हो सकती हैं। ग्लॉसेस्टर है नेक्स्ट जो है कैरेक्टर है, मैंने कहा ना, इसके एक तो किंग लियर की कहानी चलती है, दूसरा एक और कहानी चलती है, इसे सब प्लॉट कहते हैं, तो उसका जो एक और कहानी चलती है उसका जो है ये ग्लॉसेस्टर की कहानी चलती है ना। तो रोल क्या है, ये पैरेलल हीरो है, सेम किंग लियर की तरह ही ये भी एजिंग एक कैरेक्टर है, एक बूढ़ा कैरेक्टर है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है ना। इसके भी 2 बेटे हैं, इसके भी क्या है, 2 बेटे हैं, एक एडगर है, एक एडमंड है, और ये बहुत काइंड है, भोला भाला है, इमोशनल इंपल्सिव है बहुत ज्यादा, है ना। तो लियर की तरह ही भोला भाला है, ये अपने अच्छे बेटे को पहचान नहीं पाता, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, फादर ऑफ एडगर एंड एडमंड, तो इसके 2 बेटे हैं, एडगर एंड एडमंड। तो एडगर जो होता है ये इसका सगा बेटा होता है, जिन्हें हम लेजिटिमेट सन कहते हैं, और एडमंड जो होता है ये नाजायज बेटा होता है, जिन्हें हम इलेजिटिमेट सन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि एडगर का कौन सा लेजिटिमेट सन है, कौन सा इलेजिटिमेट सन है, ध्यान रखना। तो लेजिटिमेट यानी कि जायज बेटा एडगर रहता है, और इलेजिटिमेट एडमंड रहता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये फिजिकली ब्लाइंड है, इसको ब्लाइंड कर दिया जाता है, तो ये फिजिकली ब्लाइंड हो जाता है। वहीं पे लियर को अगर देखोगे तो वो मॉरली ब्लाइंड है, मतलब उसकी आंखें तो हैं लेकिन वो सच्चाई को देख नहीं पा रहा है, इस टाइप का वो ब्लाइंड है। और इस बेचारे के पास आंखें तो थी लेकिन छीन ली गई हैं, फिर भी ये सच्चाई को देख लेता है, तो ये ध्यान रखना है। जॉय एंड ग्रीफ में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये लियर की ट्रेजेडी का पैरेलल चल रहा है, एक और कहानी, इस सब प्लॉट पैरेलल्स लियर्स ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये एडगर है, ये ग्लॉसेस्टर का लेजिटिमेट सन है, काफी लॉयल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो एडगर है ना, ये काफी लॉयल है ना, बहुत वफादार है, सहनशील है, रेजिलियंट टाइप का है। बात करेंगे, ये डिस्गाइज हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए, तो एक पुअर टॉम में ये डिस्गाइज हो जाता है। ठीक है, जान बचाने के लिए ये एक पागल भिखारी का भेष बदलता है, और अपना नाम क्या रखता है, पुअर टॉम रखता है, या बेडलम बेगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखना, पूछा जा सकता है कि पुअर टॉम कौन है, तो एडगर ही है, या बेडलम बेगर कौन है, तो एडगर ही है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे अगर लास्ट में यही जस्टिस करता है, और जो विलन रहता है एडमंड को मार देता है। एडमंड को याद रखना, ये इस प्ले का विलन है। ठीक है, एंटागोनिस्ट है तो भाई इसी का, बट ये इलिजिटिमेट सन है जो इसको बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये ना एडगर का बास्टर्ड सन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि बास्टर्ड सन कौन है, तो एडमंड है।
है ना। एडगर का बास्टर्ड सन कौन है, तो एडमंड है। विलन ऑफ सब प्लॉट, सब प्लॉट का ये विलन है, यानी कि जो दूसरी कहानी चल रही है उसका विलन है। ठीक है, ये काफी इंटेलिजेंट भी है ना। जो एडमंड है बहुत चालाक है, एम्बिशियस टाइप का है, मैनिपुलेटिव है, सिनिकल है, मतलब जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, लाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, तो ये एक मैकिया विलन है, यानी कि जो मैकिया विलन अगर यहाँ पे मैकिया विलन लग गया ना, समझ लो वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैकबेथ भी एक मैकिया विलन था, मैकिया विलन था, है ना। मैकिया विलन था, तो ये ध्यान रखना है। मतलब ये समाज के नियमों को नहीं मानता और नेचर को अपनी देवी मानता है। नेचर जो है ना, इसको मानता है अपनी देवी। बाकी समाज के जो नियम है, ये जो समाज के नियम मतलब जैसे लेजिटिमेट सन, इलेजिटिमेट, ये क्या है, सगा, नाजायज, जायज, नाजायज, ये इस सब चीज को नहीं मानता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म एंड मॉरल अनार्की को रिप्रेजेंट करता है। एक कैरेक्टर और आता है द फूल, तो ये ट्रूथ टेलर है, लियर का जेस्टर है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि किंग लियर में कौन सा कैरेक्टर है जो जेस्टर का काम करता है, तो नाम याद रखना, द फूल ही नाम है। ठीक है, और ये काफी विटी है, काफी लॉयल है, बोल्ड है, इंसाइटफुल है। मतलब पूरे प्ले में ये ना कड़वा सच बोलता है, हंसी मजाक में ही, लेकिन सच्चाई जरूर बोल देता है। अब पूरे प्ले में सिर्फ यही एक इंसान है जो लियर को उसकी गलती बता सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक्ट एज लियर कॉन्सेंस, ये लियर के अंतर आत्मा की तरह काम कर रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये एक्ट 3 के बाद गायब हो जाता है। एक फेमस एग्जाम मिस्ट्री है ये, है ना। ये एक्ट 3 के बाद प्ले से गायब हो जाता है। अक्सर पूछा जाता है फूल कहाँ गया, तो एक्ट 3 के बाद फूल गायब हो जाता है। और यही ना सच्चाई दिखाता है, सच्चाई बताता है लियर को, तुम किस टाइप के हो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, चलिए नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका केंट है। काफी वफादार है, तो ध्यान रखना केंट का। काफी वफादार, ये एक लॉयल सर्वेंट है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, डिवोटेड है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है ना। तो ये ध्यान रखना है। लियर इसे बैनिश कर देता है, ये जो लियर है ना इसे बैनिश कर देता है, निकाल देता है। फिर भी ये क्या करता है, केएस नाम भेष बदलकर ये भेष बदल लेता है, भेष बदल के वापस आता है लियर की सेवा में। नाम क्या रखता है, केएस, लियर की सेवा करता है, इतना वफादार है। निकालने के बाद भी ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और नाम क्या रखता है, केएस। केएस बन के आता है, लियर की सेवा करता है, मतलब मैं मालिक को छोड़ूंगा नहीं, भले मालिक ने मुझे निकाल दिया है। तो अनवेवरिंग लॉयल्टी को दिखाता है ये, अटूट वफादारी। अनवेवरिंग लॉयल्टी मतलब अटूट, ये तो अटूट वफादारी हो गई ना, कि राजा निकाल दिया, सिर्फ इतना ही बोलने से इसने कॉर्डेलिया का बस सपोर्ट कर दिया था, इतना ही बोलने से इसको भी बैनिश कर दिया गया। अब ये बेचारा क्या किया कि मैं भाई उसने बैनिश कर दिया अनजाने में, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं निभाऊंगा अपने राजा के प्रति। तो ये बेचारा क्या करता है, डिस्गाइज हो जाता है और केएस बन के वापस से आता है अपने राजा की सेवा में। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एलिबनी, ये मॉरल सर्वाइवर है बेचारा, गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। जेंटल है, मैंने कहा ना जेंटल है, लेकिन बाद में थोड़ा साहसी बनता है। पहले तो बीबी के सामने इसकी बोलती नहीं निकलती, लेकिन ये अंदर अंदर इसको तकलीफ होती है जो भी कुछ गॉन्ड्रिल करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इनिशियली पैसिव, लेटर अपोज गॉन्ड्रिल एंड रीगन। शुरुआत में तो ये निष्क्रिय रहता है बहुत ज्यादा, मतलब कुछ एक्ट नहीं करता। हाँ, इसको तकलीफ होती है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है अपनी बीबी के सामने। बट लास्ट में ये गॉन्ड्रिल और रीगन ये सब कुछ जानता है कि गॉन्ड्रिल और रीगन क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये अपोज करता है। इतनी डेयरिंग आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, वॉइस ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है कॉर्नवॉल। ये ध्यान रखना, ये जो है ना ये सैडिस्ट टाइप का रीगन का हस्बैंड है, जैसे रीगन वैसे इसका हस्बैंड भी। ये बेचारा तो ठीक था, गॉन्ड्रिल तो खराब थी बट ये ठीक था एल्बनी, लेकिन कॉर्नवॉल जैसी रीगन वैसे ये भी है। ठीक है, काफी ब्रूटल है, क्रूअल है। तो ये याद रखना, एग्जाम सिग्निफिकेंस याद रखना कि ब्लाइंड्स ग्लॉसेस्टर सिंबल ऑफ टायरनी, ये टायरनी का सिंबल है क्योंकि ग्लॉसेस्टर को अंधा करने वाला यही है, कॉर्नवॉल ही है। ये किल्ड बाय अ सर्वेंट, इसको मार दिया जाता है। सोइंग रिवोल्ट अगेंस्ट ऑपरेशन, रिप्रेजेंट अनचेक्ड पावर एंड क्रूरलिटी। तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, ज्यादा पेन मार्किंग नहीं कर रही हूं मैं। ओके, अब इसके थीम भी है, याद रखना। सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है ना, एक सेकेंड ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड है।
तो किंग लियर की जो थीम पूछी जाएगी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, यानी कि एहसान फरामोश बच्चे, थैंकलेस चिल्ड्रन, द वायलेशन ऑफ द नेचुरल ड्यूटी चिल्ड्रन वो टू प्रेजेंट, सॉरी पेरेंट्स, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओ टू पेरेंट्स, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे कि यानी कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक कोट कहता है, कौन, किंग लियर, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये किंग लियर ही कहते हैं, यहाँ पे लियर साहब ही कहते हैं। जब दोनों बेटियों का ये रंग रूप देख लेते हैं ना, तब ये बात बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एक एहसान फरामोश बच्चा ना सांप के दांत से भी ज्यादा तेज चुभता है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम एंगल से कंट्रास्ट द अननेचुरल डॉटर्स गॉन्डिल एंड रीगल विद द नेचुरल वन कॉर्डेलिया। एक तरफ अननेचुरल डॉटर्स हैं जैसे कि गॉन्डिल और रीगन है, और दूसरी तरफ नेचुरल डॉटर है जो कि कॉर्डेलिया है, ठीक है। ब्लाइंडनेस, फिजिकल एंड मॉरल, तो एक्सप्लेनेशन याद रखना है यहाँ पे कि प्ले में दो तरह का अंधापन है, मैंने बताया अभी। लियर जो है मतलब जो आंखों के होते हुए भी वो सच नहीं देख पा रहा है, यानी कि असली प्यार कौन करता वो नहीं देख पा रहा, जबकि उसके पास आंखें हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को नहीं देख पा रहा है कि कौन उससे सच्चा प्यार कर रहा है कौन नहीं। जो सच्चा प्यार कर रहा है उसको बैनिश कर दे रहा है। इसको कहते हैं, जो लियर है वो क्या है, मेंटली ब्लाइंड है, ठीक है। वहीं पे हम ग्लॉसेस्टर को देखेंगे अगर, तो ग्लॉसेस्टर जिसकी आंखें थी बेचारे को आंखें निकाल दी गई हैं, फिजिकल ब्लाइंडनेस है, लेकिन अंधा होने के बाद भी उसे सच्चाई दिखी है। वो कहता है, आई हैव नो वे एंड देयरफॉर वांट नो आईज, आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सॉ, ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इसलिए आई वांट नो आईज, और मैं आंखें भी नहीं चाहता। फिर कहता है कि जब मेरी आंखें थी तब मैंने ठोकर खाई, यानी तब मैं सच नहीं देख पाया था, ये ग्लॉसेस्टर कहता है, तो ये याद रखना है। नेचुरल वर्सेस सिविलाइजेशन याद रखना। गुड नेचर, यानी कि जो इसमें कहा गया है कि कॉर्डेलिया और केंट के लिए नेचर का मतलब है बड़ों की इज्जत करना, वफादारी, वो गुड नेचर में आता है। कॉर्डेलिया और केंट का मतलब है। और बैड नेचर में कौन आता है, बैड नेचर में एडमंड के लिए नेचर का मतलब है जंगल का कानून, जो ताकतवर है वही राज करेगा, दाउ नेचर आर्ट माई गॉडेस, है ना, ये एडमंड कहता है। ये एडमंड की सोलिलोकी है, दाउन नेचर आर्ट माई गॉडेस। इसको लगता है नेचर ही सब कुछ है, मतलब नेचर का मतलब इसको ये लगता है कि इसको ये लगता है कि नेचर का मतलब है जंगल का कानून, मतलब जो ताकतवर रहेगा वही राज करेगा। मैडनेस एंड विजडम याद रखना यहाँ पे कि जब तक लियर राजा था वह बेवकूफ था, जब वो तूफान में पागल हो गया तब उस गरीबों को दुख का एहसास हुआ और समझदार बन गया, वाइज बन गया। कोर्ट यहाँ पे कहता है रीजन इन मैडनेस, है ना, ये ध्यान रखना है, रीजन इन मैडनेस, पागलपन में भी तर्क है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड ऑर्डर। तो जब लियर अपना राज, अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो थ्रोन है वो उसने बांटा, तो उसने द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपना थ्रोन बांटने की बात कही, है ना, रिटायर होना चाहा, तो वहां पे उसने क्या तोड़ा, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग तोड़ा, यानी कि कुदरत की व्यवस्था को तोड़ दिया। राजा का काम राज करना है, रिटायर होना नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, इसको राज नहीं करना, इसको रिटायर होना है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में केओस फैल गया। तो ये ध्यान रखना है। द डिवीजन ऑफ मैप इन एक्ट 3 सिंबॉलिज द फ्रैक्चरिंग ऑफ द किंगडम। तो एक्ट 1 में लियर का जो मैप है, लियर जो नक्शा है, लियर का जो मैप फाड़ना, देश बांटना, मतलब जो मैप फाड़ता है वो बांटता है, जो अपनी प्रॉपर्टी बांटता है, देश का टूटने का सिंबल है। आ जाते हैं कहानी पे, कहानी को जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कहानी स्टार्ट होती है एक्ट 1 से, फेटल मिस्टेक, है ना, एक्सपोजिशन, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, कहानी की शुरुआत और सबसे बड़ी गलती। होता क्या है, लव टेस्ट से कहानी शुरुआत होती है। लव टेस्ट, किंग लियर इंटेंडिंग टू रिटायर डिसाइड टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 डॉटर्स बेस्ड ऑन हु लव्स हिम मोस्ट। होता क्या है कि लियर बूढ़े हो चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना प्रॉपर्टी, मतलब जो थ्रोन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बांट दी जाए। अब 3 बेटियां हैं तो तीनों बेटियों में अपनी थ्रोन को, अपनी गद्दी को, अपनी प्रॉपर्टी को बांट दिया जाए। तो सोचते हैं कि बांटने से पहले
है ना, लियर बूढ़े हो गए हैं, रिटायर होना चाहते हैं, और वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो अपना जो राज्य है वो अपनी तीनों बेटियों में बांटेंगे। अब शर्त ये है कि जो बेटी सबसे ज्यादा प्यार जताएगी उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो ये शर्त ये रख देते हैं कि जो बेटी सबसे ज्यादा प्यार जताएगी उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, है ना, सबसे ज्यादा फ्लैटरी करेगी। तो बड़ी बेटी को बुलाया जाता है, तीनों बेटी को सामने खड़ा किया जाता है, और भी राजा महाराजा सब लोग रहते हैं वहां पे। वहां पे ड्यूक ऑफ फ्रांस भी रहता है, सब लोग रहते हैं, कई राजा महाराजा भी आए रहते हैं, ठीक है। शायद वो शादी के लिए भी आए रहते हैं, है ना। तो वहां पे तीनों बेटियों को बुलाया जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी रहती है गॉन्ड्रिल को बुलाया जाता है कि आओ बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। यहाँ पे लियर पूछते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो गॉन्ड्रिल वही बढ़ा चढ़ाकर झूठी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मतलब अपने प्यार को वो बढ़ा चढ़ाकर प्यार की बातें करती है। फिर उसके बाद सेकंड बेटी को बुलाया जाता है, रीगन को भी बुलाया जाता है। तो रीगन भी आती है, सेम अपनी बड़ी बहन की कॉपी करती है, सेम। तो दोनों बहनें बढ़ा चढ़ा के जितना इनको, मतलब जितना इनके अंदर कैपेसिटी थी ना प्यार जताने वाली, बोलने की, ये सब बोल देती हैं अपने फादर से। अब लियर ये सुन के बड़ा खुश हो जाता है ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि बताओ इतना प्यार करती मेरी बेटियां। तो ये क्या खुश होके क्या करता है, वो अपने राज्य का अ थर्ड ऑफ द किंगडम, इन्हें, इन दोनों को ना वो खुश होकर क्या करता है, राज्य का 1/3 हिस्सा दे देता है। उसके बाद तीसरी बेटी को बुलाया जाता है, कॉर्डेलिया को। सबसे छोटी बेटी रहती है ये कॉर्डेलिया। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ, डायरेक्ट समझाते चले जाती हूँ, इससे क्या होगा टाइम थोड़ा कम लगेगा। फिर क्या होता है, तीसरी बेटी को बुलाया जाता है, जो सबसे यंगेस्ट डॉटर होती है, सबसे छोटी बेटी होती है, इसे बुलाया जाता है कि तुम भी बताओ अब कितना प्यार करती हो। तो ये बेचारी अब ठहरी ये सच्चाई की मूरत। तो ये झूठ बोलने से मना कर देती है, ये सिंपली फ्लैटर करने से मना कर देती है। ये सिंपली कहती है सेइंग शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू माय बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस। हर आंसर इज नथिंग माय लॉर्ड, नथिंग माय लॉर्ड। ये क्या बोलती है, जो सबसे छोटी बेटी है वो झूठ बोलने से मना कर देती है, और छोटी बेटी कहती है मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए, जितना एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए, मैं उतना ही आपसे प्यार करती हूँ, ना कम ना ज्यादा, नो मोर नॉर लेस, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, है ना, ये बोलती है छोटी बेटी। तो लियर पूछता है और कुछ कहना चाहती हो, और कुछ कहना है? तो कहती है वहां पे नथिंग माई लॉर्ड, नहीं मेरे मालिक, नहीं मेरे स्वामी, नहीं, नथिंग माई लॉर्ड। अब आ गया लियर को गुस्सा, इसने सिर्फ इतना ही बोला, ना कम ना ज्यादा, उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए, जो कि सही बोली है। लेकिन लियर ठहरा कैसा, फ्लैटरी वाला, चापलूसी करने वाला, उसका फायदा दोनों बेटियां उठा ली। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर लियर को आ जाता है गुस्सा। तो लियर यहाँ पे कॉर्डेलिया को बैनिश कर देता है, अपने राजपाट से देश निकाला कर देता है, जाओ तुम्हें मैं कुछ नहीं देता, जो इससे शादी करेगा मैं उसको डाउरी दहेज कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें निकाल दिया हूं, बैनिश कर दिया हूं, डिसओन कर दिया हूं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, गुस्से में लियर के अहंकार को चोट लगती है भाई जब वो इस तरह बोलती है, तो उसके अहंकार को चोट लगती है, वो गुस्से में कॉर्डेलिया को डिसओन कर देता है। उसके बाद वहीं पे उसका जो वफादार वो रहता है, वफादार है ना, वफादार केंट, ठीक है, द किंग फ्रांस। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, enraged Lear disown Cordelia when Kent loyal nobleman defends her, Lear banish him too। देखिए यहाँ पे केंट था, वहीं पे इसका एक लॉयल नोबलमैन रहता है जो उसकी सेवा करने वाला केंट, वो ना डिफेंड करता है किसे, कॉर्डेलिया को, कि मालिक आप गलत कर रहे हो, वो लड़की तो सही बोल रही है, उसको क्यों बेदखल कर रहे हो, क्यों, वो भी आपकी लड़की है, मतलब जिसे उसको कहना था वो भी आपकी लड़की, आप उसको डिसोन क्यों कर रहे हो। इतना ही केंट बोलता है बेचारा कि इसको भी डिसोन कर दिया जाता है, इसको भी निकाल देता है, जाओ तुम भी जाओ, तुम भी निकलो, दफा हो, कुछ इस तरह ये बोलते हैं। उसके बाद वहीं पे जो किंग ऑफ फ्रांस रहते हैं, उन्हें कॉर्डेलिया की, ये फ्रांस के राजा रहते हैं, ये वहीं पे रहते हैं, तो कॉर्डेलिया की ईमानदारी से काफी प्रभावित हो जाते हैं, और बिना दहेज के ये कॉर्डेलिया से शादी कर लेते हैं, लेके चले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कहानी आपको समझ में आई, फिर इसी कहानी में एक और कहानी चलती है, सब प्लॉट बिगिंस। सब प्लॉट मतलब दूसरी कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। एडमंड, ये ग्लॉसेस्टर का बास्टर्ड सन होता है, जो एडमंड है, इधर ग्लॉसेस्टर का जो बास्टर्ड सन है, वो एक झूठा लेटर लिखता है
है ना, अपने फादर को एक झूठा लेटर लिखता है, अपने फादर को यकीन दिलाता है कि आपका जो सगा बेटा है एडगर, एडगर जो है ये सगा बेटा है, लेजिटिमेट सन है, आपका जो सगा बेटा है एडगर आपको मारने की साजिश कर रहा है, मतलब फंसाता है ये एडमंड। यहाँ पे ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है कि एडगर आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है, आपको मारने की साजिश कर रहा है। तो बेचारा जब एडगर ये सब सुनता है तो वो डर के मारे भाग जाता है वहां से। फिर क्या होता है, एक्ट सेकेंड में आ जाएंगे, राइजिंग एक्शन, है ना। एक्ट सेकेंड में हम आएंगे, कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है, बेटियों का असली रंग सामने आना। एक्ट सेकेंड में बेटियों का असली जो रंग है वो सामने आता है, यानी कि दोनों बेटियां गॉन्ड्रिल और रीगन। कॉन्फ्लिक्ट यही हो जाता है, लियर स्टे विद गॉन्ड्रिल बट सी ट्रीट्स हिम डिसरिस्पेक्टफुली एंड डिमांड ही रिड्यूस टू 100 नाइट्स। लियर कर्ज हर एंड लीव्स फॉर रीगन काश। तो सबसे पहले सोचता है कि पहले मैं दोनों बेटियों के पास जाके कुछ दिन रहूंगा, ठीक है। कौन, लियर सोचते हैं कि जाके मैं सबसे अपनी बड़ी बेटी के पास जाऊंगा, उसके बाद फिर गॉन्ड्रिल उनके पास जाऊंगा, रीगन के पास जाऊंगा, ऐसे जाके रहूंगा, मेरा टाइम गुजर जाएगा। तो ये जाता है अपनी बेटी के पास, लियर अपनी बड़ी बेटी गॉन्ड्रिल के महल में रहने जाता है, रहता है कुछ दिन। अब भाई धीरे धीरे गॉन्ड्रिल कैसी थी तो उसका रंग रूप तो सामने आएगा ही ना, धीरे धीरे कैसा उसका बिहेव था वो सामने आए। तो अब क्या होता है, जो गॉन्ड्रिल है वो बिल्कुल भी अपने पिता को इज्जत नहीं देती है, धीरे धीरे देखती है कि मतलब इज्जत नहीं देती है। फिर लियर से कहती है कि वो अपने 100 नाइट्स को फौज कम करे, यानी कि 100 जो आपके पास नाइट्स हैं, जो योद्धा हैं, जो शूरवीर हैं, उसकी फौज को कम करें क्योंकि वो शोर बहुत मचाते हैं। तो लियर को बड़ा बुरा लगता है ये सारी चीजें कि इससे क्या हो गया, ये तो एकदम बदल गई, ऐसी तो नहीं थी, ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो लियर को यहाँ पे बड़ा धक्का लगता है ना, जो एक्सपेक्टेशन इसने रखी थी वो उम्मीदें टूट जाती हैं इनकी। फिर ये क्या होता है, ये अपनी ही बेटी को कर्ज देते हैं और गुस्से में अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास जाते हैं, रीगन के महल में। अब यहाँ पे जो केंट रहता है वो डिस्गाइज होके आता है वापस, और डिस्गाइज होके वो केएस नाम का नौकर बनकर भेष बदलता है ताकि लियर की सेवा कर सके, है ना। केंट को भी डिसओन कर देता है ना, लेकिन केंट की जो जिम्मेदारी थी वो करने आता है बेचारा डिस्गाइज होके। फिर जो एडगर है ना, जो दूसरी कहानी चल रही है, एडगर यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए क्या बन जाता है, वो अपनी जान बचाता है। उसको लगता है, अपने भाई से भी डर लगता है कि कहीं मुझे मार ना दे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए पुअर टॉम बन जाता है, जिसे बेडलम बेगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पुअर टॉम अपना नाम रख लेता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और एक झोपड़ी में जाके रहता है। उसके बाद क्या होता है, रीगन और उसके जो हस्बैंड है कॉर्नवॉल विजिट ग्लॉसेस्टर कैसल। दे पुट लियर्स मैसेंजर केंट इन द स्टॉक्स, अ ह्यूज इंसल्ट टू द किंग। इसके बाद ये क्या होता है, जो रीगन है और उसके जो पति हैं कॉर्नवॉल, वो ग्लॉसेस्टर के महल जाते हैं, है ना। और जो लियर का जो मैसेंजर रहता है कौन, केंट को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि केंट ने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है, तो वहां पे वो भेष बदल के है। तो ये दोनों क्या करते हैं ना, रीगन और उसके हस्बैंड केंट को ना मतलब कैदी बना लेते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं ना, एक स्टॉक्स में डाल देते हैं। स्टॉक्स मतलब वो बोला जाता है काठ में डाल देते हैं, काठ की बेड़ियां होती हैं। तो इस तरह एक राजा के आदमी के साथ ऐसा करना बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई ना। उसके बाद क्या होता है, द डोर्स क्लोज, बोथ डॉटर्स रिफ्यूज टू हाउस लियर्स नाइट्स एनरेज एंड हार्ट ब्रोकन, लियर रेसेस आउट इनटू द वायलेंट स्टॉर्म, द डॉटर्स लॉक द डोर। अब दोनों बेटियां अपना अपना दिखाती हैं। जब ये दूसरी बेटी के पास आता है तो दूसरी बेटी को बताता है कि ऐसा ऐसा गॉन्ड्रिल ने कहा है, तो दूसरी बेटी भी वही बात कहती है कि तुम ऐसा 100 नाइट्स नहीं रखोगे तब तो मैं रखूंगी, मतलब उसी तरह बोलती है जैसे वो बिहेव करती है वैसे ये भी बिहेव करती है। तो दोनों बेटियां दिल तोड़ देती हैं अपने फादर की, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों बेटियां वहां पे मिल जाती हैं। जब लियर पहुंचता है रीगन के पास ना, तो दोनों बेटियां ही ऑलरेडी, गॉन्ड्रिल भी रहती है वहां पे, रीगन, तो वो कहती है कि लियर को भी कि एक भी सैनिक रखने की जरूरत नहीं है। ये तो बोली थी 100 सैनिक को हटा दो, है ना, 100 नाइट्स को हटा दो, लेकिन रीगन क्या कहती है कि आपको एक भी सैनिक रखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे लियर का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में बाहर तूफान में निकल जाते हैं, है ना। एक वायलेंट तूफान बाहर चल रहा होता है, एक तूफान आया हुआ था, भयंकर तूफान, उसी में ये निकल जाते हैं। अब बेटियां जो होती हैं वो महल का दरवाजा बंद करवा देती हैं। फिर एक्ट थर्ड में हम लोग पहुंच गए हैं, क्लाइमेक्स पे कहानी पहुंच गई है लियर का। एक्ट थर्ड में हम देखेंगे कि लियर का पागलपन और कहानी एकदम अपने चरम पर है।
द हीथ वाला जो सीन आएगा ना वो आपके इसी में आता है, एक्ट थर्ड में ही आता है, स्टॉर्म सीन में ही आता है, ठीक है। तो लियर जो है वो क्या होते हैं, द हीथ मतलब खुला मैदान। तो लियर उस भयानक तूफान में अकेले भटक रहे हैं, निकल जाते हैं और खूब चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, ललकारते हैं, कुदरत को ललकार रहे हैं, नेचर को ललकार रहे हैं। ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, हवाओं बह जाओ, सब तबाह कर दो, है ना। इस तरह की कुछ वर्डिंग बोल रहे हैं। ही इज अकम्पनीड बाय द फूल एंड केंट, और उनके साथ कौन रहता है, उनका फूल और केंट रहता है ना। उनके साथ सिर्फ उनका फूल और केंट साथ में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्टॉर्म मिरर्स लियर्स इंटरनल मैडनेस एंड द पॉलिटिकल क्योस। बाहर का जो तूफान है वो लियर के दिमाग के अंदर चल रहा है, यानी कि लियर के दिमाग के अंदर भी एक तूफान चल रहा है जो उसकी बेटियों ने उनके साथ किया। एक तो बाहर तूफान चल ही रहा है, एक रियल तूफान, एक अंदर दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पागलपन और देश की क्योस को दिखाता है ना। उसके बाद होवल, द होवल, होवल मतलब झोपड़ी। तो वहां बारिश बहुत होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर का तूफान लियर, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए ये लोग एक छोटी झोपड़ी में घुसते हैं और वहां पे देखते हैं कि वही पुअर टॉम, एडगर उस झोपड़ी में रहता है पुअर टॉम बनकर। एडगर वहां पागल बना एडगर मिलता है, वो एक्चुअल में पागल नहीं रहता, वो बना पागल रहता है। तो लियर उसे देखकर समझता है, लियर वहां पे देखता है, लियर उसे देखकर समझता है कि उसको लगता है कि मेरी प्रजा है, बताओ बारिश हो रही है, ये एक झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना। तो वहां पे लियर उसे देखकर समझता है कि इंसान बिना कपड़े और महल के क्या होता है। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास महल नहीं है, तो कैसा होता है। जब वो झोपड़ी में एडगर को देखता है, पहचान नहीं पाता कि ये एडगर है, ग्लॉसेस्टर का बेटा है, पहचान नहीं पाता है क्योंकि ये भाई ये भेष बदला रहता है। लेकिन यहाँ पे उसको अपनी प्रजा याद आती है कि मैंने आखिर वाकई में जो जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास महल नहीं है, वो कैसे रहता होगा, मैंने कभी समझा ही नहीं, है ना। उस मतलब यहीं पे लियर को अपनी गलती का एहसास होता है और ये कहता है, ओ आई हैव टेकन टू लिटिल केयर ऑफ दिस, मैंने गरीब प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अब यहीं पे उसको समझ में आता है कि बारिश होती है, तूफान आता है, तो मेरी प्रजा कैसी रह रही है। यहीं पे इसको समझ में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा बुद्धिमानी आ जाती है। फिर मॉक ट्रायल होता है, इतना पागल हो जाता है ना कि उसको लगता है कि आज फैसला हो जाना चाहिए यहीं पे। इतना पागलपन में ही वो क्या करता है, अपने पागलपन में लियर एक अदालत लगाता है और वहां 2 स्टूल ऐसे सामने रख देता है। एक स्टूल रीगन का है, एक स्टूल गॉन्ड्रिल का है। 2 स्टूल को अपनी बेटियों और रीगन मानकर उस पर मुकदमा चलाता है कि तुम लोगों ने गलत किया। मतलब इतना पागल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे, ब्लाइंडिंग। इधर ग्लॉसेस्टर की जो कहानी चल रही होती है, दूसरी जो कहानी है, ग्लॉसेस्टर राजा लियर की मदद करने की कोशिश करता है ना। किंग लियर की मदद करते हैं ना, ग्लॉसेस्टर भी साथ में रहते हैं। तो ये बात पता चल जाती है एडमंड को, ये बात पता रहती है। तो एडमंड को बदला लेना है अपने ही फादर से, क्योंकि भाई ये नाजायज बेटा रहता है, तो ये गुस्सा में रहता है। तो ये क्या करता है, जाके कॉर्नवॉल को सारी कहानी बता देता है। कॉर्नवॉल कौन रहता है, ये रीगन का हस्बैंड रहता है ना। तो एडमंड ये बात कॉर्नवॉल को बता देता है कि जो ग्लॉसेस्टर जो है वो क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, वो किंग लियर की जान बचा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो कॉर्नवॉल को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो क्या करता है, सजा के तौर पर कॉर्नवॉल ग्लॉसेस्टर की दोनों आंखें निकाल लेता है। तो ये ध्यान रखना, है ना। और इसका साथ देती है रीगन, भी साथ देती है इसकी पत्नी। तो ये ध्यान रखना है, उसकी आंखें ही निकाल लेते हैं किसकी, ग्लॉसेस्टर की। फिर एक नौकर आता है, कॉर्नवॉल को रोकने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कॉर्नवॉल मतलब कॉर्नवॉल को रोकने की कोशिश में उसे मार देता है ना। फिर एक वो सर्वेंट आता है, वो कॉर्नवॉल को रोकने की कोशिश करता है और वही सर्वेंट कॉर्नवॉल को भी मार देता है। लेकिन ग्लॉसेस्टर को महल से बाहर फेंक दिया जाता है अंधा करके, और कहता है कि स्मेल हिज वे टू डोवर, जाओ डोवर के रास्ते पे सूंघते हुए जाओ, है ना। फिर क्या होता है, एक्ट 4 में पहुंच जाएंगे हम लोग, फॉलिंग एक्शन, रिकंसिलेशन। यहाँ पे मेल मिलाप का ये सीन है। यहाँ पे क्या होता है, जो बाप बेटी हैं उनका मेल मिलाप होता है। ब्लाइंड ग्लॉसेस्टर मीट्स पुअर टॉम एडगर बट डजंट रिकॉग्नाइज हिम, ही आस्क टॉम टू लीड हिम टू डोवर क्लिफ सो ही कैन कमिट सुसाइड। अब वो मरना चाहता है क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, तो यहाँ पे ग्लॉसेस्टर मरना चाहता है ना। तो अंधे में वो भटकता रहता है बेचारा, कहाँ, तभी पुअर टॉम मिल जाता है, यानी कि इसका असली बेटा एडगर मिल जाता है। अब ये अंधा है, ये कैसे पहचानेगा कि मेरा ही बेटा है।
तो वो उससे कहता है, पहचान तो नहीं पाता, वो कहता है कि मुझे डोवर क्लिफ पे लेके चलो, मैं वहीं से जाके कूद जाऊंगा, कमिट कर लूंगा, सुसाइड कमिट करूंगा, मुझे लेके चलो, ले चलो ताकि मैं कूद कर आत्महत्या कर सकूं। तो यार यहाँ पे ध्यान रखना, एडगर यहाँ पे एक ट्रिक करता है, क्योंकि उसकी आंखें तो है नहीं ग्लॉसेस्टर की, तो एडगर क्या करता है, उसे पहाड़ी पर नहीं ले जाता है। वो पहाड़ी पर जाना चाहता है क्योंकि वो आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन एडगर जो इसका असली बेटा है वो क्या करता है, पहाड़ी पर नहीं ले जाता बल्कि एक समतल जगह पर ले जाता है ना। कहाँ ले जाता है, एक समतल जगह पर ले जाता है और कहता है ये पहाड़ी है। तो ग्लॉसेस्टर क्या करता है, वहां पे कूद जाता है, कूदता है तो जमीन पर ही गिरता है और एडगर उसे यकीन दिलाता है कि ये एक मिरेकल ने तुम्हें बचा लिया है। मतलब कुदा तो देता है लेकिन कहीं ना कहीं बचाता भी है ना। पहाड़ी से थोड़ी ना कुदाता है, वो एक समतल जमीन से कुदाता ताकि, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठ गया था मुझे सुसाइड करना है, मुझे मरना है, तो वो ऐसा करता है। तो ग्लॉसेस्टर कूदता है, अब उसको क्या पता कि पहाड़ी है कि समतल मैदान है, वो कूद जाता है, वो बच जाता है। तो एडगर उसे यकीन दिलाता है कि यहाँ पे मिरेकल ने आपको बचाया, एक चमत्कार ने आपको बचाया है। इससे ग्लॉसेस्टर की जो निराशा हो जाती है मरने वाली, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर रीयूनियन, ध्यान रखना, कॉर्डेलिया ये सारी बातें सुनती है अपने फादर के बारे में। तो कॉर्डेलिया फ्रांसीसी सेना लेकर अपने पिता को बचाने आती है ना। फ्रांस की सेना लेकर अपने पिता को बचाने आती है। लियर एक लंबी नींद से जागता है। लियर तो तब तक सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पागलपन का दौरा आ गया था। जब कॉर्डेलिया पहुंचती है तो देखते हैं लियर सोए हुए हैं, तो फिर लियर एक लंबी नींद से जागते हैं। उनका जो पागलपन है वो अब ठीक हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है, शर्मिंदा है। जब कॉर्डेलिया को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करते हैं। वो कॉर्डेलिया को पहचान जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, आई एम अ वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। मैं एक बहुत मूर्ख और बूढ़ा आदमी हूँ। और वो कॉर्डेलिया से माफ़ी मांगते हैं अपनी बेटी से। फिर क्या होता है, एक्ट 5 में हम लोग पहुंच गए हैं। कैटेस्ट्रॉफ होता है, अब अंत तो होना ही है, ट्रेजेडी है तो अंत होगा ही, किसी ना किसी की तो डेथ होगी। फिर क्या बैटल सीन आता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन की जो सेना जो कॉर्डेलिया लेके आए रहती है, ब्रिटेन की सेना जिसका लीडर एडमंड है, नहीं, फ्रांस की सेना कॉर्डेलिया लेकर आती है। जो ब्रिटेन की सेना है जिसको लीड कौन कर रहा है, एडमंड, और फ्रांस की सेना को हरा देती है, यानी कि कॉर्डेलिया की सेना को हरा देती है। और लियर और कॉर्डेलिया को क्या बना लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एडमंड क्या करता है, चुपके से जेलर को आदेश देता है कि कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाए और ऐसा दिखाया जाए कि उसने खुदकुशी की हो, उसने खुद सुसाइड किया हो। उसके बाद देखेंगे लव ट्रायंगल है इस प्ले में। गॉनरिल जो है, अच्छा एक चीज मैंने बताया नहीं, इसमें लव ट्रायंगल भी है क्योंकि गॉनरिल और रीगन दोनों एडमंड से प्यार करते हैं। एडमंड जो ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन है, इससे प्यार करते हैं और जलन के मारे गॉनरिल को लगता है, मतलब दोनों बहनें इसी पे फिदा हो जाती हैं। और जो लास्ट में मतलब देखते हैं कि जलन के मारे जो गॉनरिल है ना, वो अपनी ही बहन को पॉइजन दे देती है, जहर दे देती है, ठीक है। और जब गॉनरिल की साजिश पकड़ी जाती है तो वो खुद को चाकू मार लेती है, यानी कि ये भी मर गई, ये भी मर गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे डुअल। एडगर रिवील्स हिज आइडेंटिटी एंड किल्स एडमंड इन डुअल। फिर एक डुअल होता है, द्वंद्व युद्ध होता है। एडगर अपना भेष उतारता है कि मैं एडगर हूँ, मैं ग्लॉसेस्टर का असली बेटा हूँ, और एडमंड को एक लड़ाई में हरा देता है और एडमंड मरते मरते अपनी गलती मानता है। फिर ट्रेजेडी आ जाती है यहाँ पे। लियर एंटर्स कैरिंग कॉर्डेलियाज डेड बॉडी। लास्ट में क्या होता है, कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है ना। लियर स्टेज पर कॉर्डेलिया की जो डेड बॉडी है वो गोद में लेकर आता है और उसे जेल में फांसी दे दी गई थी। लियर को यकीन नहीं होता है कि वो मर गई है ना। तो एक बात यहाँ पे कहते हैं, वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ एंड डाउ नो ब्रेथ एट ऑल। एक कुत्ते, घोड़े और चूहे में जान है पर तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो, है ना। इस तरह वो अपनी बेटी की डेड बॉडी अपने हाथों में लिए हैं। उसके बाद क्या होता है, एल्बनी, एडगर एंड केंट आर लेफ्ट, है ना। तो लियर की भी डेथ हो जाती है, लियर की भी यहीं पे डेथ हो जाती है। लियर डाइज ऑफ ग्रीफ, हार्ट ब्रेक ओवर हर बॉडी। कॉर्डेलिया के गम में लियर का दिल फट जाता है और वह उसकी डेड बॉडी को लेकर, मतलब उसी की लाश के ऊपर गिरकर मर जाते हैं। अच्छा, इस प्ले में बचता कौन है, तो ड्यूक ऑफ एल्बनी बचता है, एडगर बचता है, एंड एडगर यानी कि ग्लॉसेस्टर का जो लेजिटिमेट सन था, और केंट जो उसका सेवक था लियर का, ये तीनों बचते हैं, ठीक है। ये तीनों बच जाते हैं। तो केंट यहाँ पे इशारा करता है कि वह भी जल्द अपने मालिक के पास मरने वाला है। और एडगर जो है, एडगर बचे हुए लोगों को राज संभालने का न्योता देता है। तो ये ध्यान रखना है।
ओके, तो ये थी कहानी। चलिए हम लोग की एग्जाम की फैक्ट देख लेते हैं, आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या याद रखनी है। तो सेटिंग याद रखना, इसकी सेटिंग एंशियंट ब्रिटेन है, यानी कि पैगन एरा था उस समय, जीसस क्राइस्ट के जन्म से बहुत पहले, जब पैगन एरा था। ठीक है, तो प्राचीन ब्रिटेन की है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इसमें चर्च या पादरी नहीं दिखाया गया है, ना ही गॉड, नेचर को ही सब कुछ माना गया है। लियर्स की फैटल फ्लॉ क्या है, लियर्स की कमजोरी क्या है, तो लियर की सबसे बड़ी कमी उनका घमंड था, उनका एरोगेंस था, है ना, और उनकी फ्लैटरी सुनने की चाहत थी, चापलूसी सुनने की चाहत थी, ये सबसे बड़ी उनकी कमी जो उन्हें ले डूबता है लास्ट में। द फूल ही डिसअपीयर्स इन एक्ट थर्ड, जो फूल है ना वो एक्ट 3 के बाद गायब हो जाता है। उसकी आखिरी लाइन यही है, फूल की लाइन याद रखना, ये लाइन है, एंड आई विल गो टू बेड एट नून। ठीक है, ये फूल की आखिरी लाइन है ना, मैं दोपहर में सोने जाऊंगा, इसके बाद वो प्ले में कभी नहीं दिखता, एक्ट 3 से गायब हो जाता है। ग्लॉसेस्टर की आईज, वन इज स्टॉर्म्ड बाय ऑन बाय कॉर्नवल, द अदर इज प्लग्ड आउट, ओ माय गॉड, है ना, यानी कि ग्लॉसेस्टर की जो आंखें हैं, ग्लॉसेस्टर की जो आंखें हैं, उनकी एक आंख कॉर्नवेल अपने पैर से कुचल देता है और दूसरी आंख निकालकर फेंक देता है। नाहुम टेट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, नाहुम टेट्स वर्जन 1681, टेट रीरोट द प्ले विद अ हैप्पी एंडिंग, लियर लिव्स, कॉर्डेलिया मैरीज एडगर, दिस वर्जन वॉज परफॉर्म्ड 150 ईयर्स। अच्छा मैंने 75 बताया था क्या, 150 ईयर्स, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि नाहुम टेट जो थे ना वो 1681 में नाहुम टेट ने इस प्ले को बदलकर, यानी कि किंग लियर का एडेप्टेशन इन्होंने किया था, तो इस प्ले को बदलकर, जैसे कि शेक्सपियर वाली जो किंग लियर थी उसमें ट्रेजिक एंड हुआ है, लेकिन नाहुम टेट ने क्या किया, इसी किंग लियर को बदलकर उन्होंने हैप्पी एंडिंग वाला बना दिया, जिसमें लियर बच जाते हैं, कॉर्डेलिया एडगर की शादी करा देते हैं। और ये जो वर्जन है ना ये 150 साल तक स्टेज पर चला, क्योंकि असली वाला बहुत ट्रेजिक था, ये वाला ज्यादा चला, हैप्पी एंडिंग वाला, क्योंकि ऑडियंस भी चाहती थी भाई लास्ट में क्यों मरे, जो अच्छी थी जो मासूम थी वही वो क्यों मरे। और जबकि लियर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो बाप बेटी का एक प्यार भरा माहौल भी देखना चाहते थे, है ना, तो हैप्पी एंडिंग चाहते थे ऑडियंस, जो कि नाहुम टेट ने किया। किंग लियर का एडेप्टेशन, मतलब एक और नया प्ले लिखा इन्होंने, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर नाम रखा, और उसमें इन्होंने सेम कैरेक्टर लिया, उसमें इन्होंने लास्ट में बस क्या कर दिया, हैप्पी एंडिंग कर दिया, लियर को जिंदा किया और कॉर्डेलिया और एडगर की शादी करा दिया, जो कि 150 साल तक स्टेज पर चला। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा चला था, नाहुम टेट वाला। मोर सिन्ड अगेन देन सिनिंग, लियर सेज दिस अबाउट हिमसेल्फ, ये कौन बोलता है, लियर खुद को पापी नहीं मानते बल्कि पीड़ित मानते हैं, ये बोलते हैं। एनिमल इमेजरी है, द प्ले इज फुल ऑफ रेफरेंस टू टाइगर्स, वुल्व्स, सरपेंट्स, वल्चर्स, डिस्क्राइबिंग द डॉटर्स, तो इसमें इमेजरी, एनिमल इमेजरी भी आती है। प्ले में बेटियों की तुलना इन्होंने किससे किससे की है, टाइगर से, वुल्फ से, सांप से, गिद्ध से की गई है, तो इसमें एनिमल इमेजरी भी आती है। हु डाइज, कौन मरता है, तो लियर की मौत हो जाती है, कॉर्डेलिया की, गॉनरिल की, रीगन की, कॉर्नवेल की, एडमंड की, ग्लॉसेस्टर की। द फूल तो इम्प्लाइड है ना, फूल का पता ही नहीं चलता है वो मरता है क्या ना, 3rd एक्ट के बाद फूल के बारे में पक्का नहीं है, पर माना जाता है वो भी मर जाता है, ऐसा माना जाता है। खैर इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर की डेथ होती है आपके किंग लियर में। अच्छा बचता कौन है, हु सर्वाइव्स, तो एडगर, एल्बनी एंड केंट लास्ट में बच जाते हैं, ये सर्वाइव कैरेक्टर है। शेक्सपियर आर्ट इन किंग लियर, तो आते देखते हैं शेक्सपियर की कला क्या, उन्होंने किंग लियर में क्या क्या यूज किया है। देखेंगे डबल प्लॉट है इसमें, है ना, तो ये डबल प्लॉट मैंने कहा दो कहानी है इसमें, ये इस प्ले की खासियत है, इसमें 2 कहानियां पैरेलल चलती हैं, यानी कि साथ चलती हैं दोनों कहानियां। इसका जो मेन प्लॉट है वो लियर और उसके डॉटर की मेन प्लॉट, मतलब मेन जो कहानी है वो लियर उसकी बेटियों की है, और सब प्लॉट यानी कि जो दूसरी कहानी है वो ग्लॉसेस्टर और उनके बेटों की है, जो ये दिखाता है कि बड़ों का अनादर सिर्फ एक परिवार में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। द स्टॉर्म, इसमें तूफान सीन आता है, नॉट जस्ट वेदर बट अ सिंबल ऑफ लियर्स इंटरनल टर्मोइल एंड कॉस्मिक डिसऑर्डर, तो ये सिर्फ मौसम नहीं है, जो तूफान के सीन दिखाएगी सिर्फ मौसम नहीं, ये लियर के दिमाग में चल रहे तूफान, पागलपन और स्टेट में, राज्य में फैली अराजकता का सिंबल है। इमेजरी याद रखना, क्लॉथिंग ऑफ योर लैंडिंग्स, स्ट्रिपिंग ऑफ क्लॉथ्स, फाइंडिंग द नेक्ड ट्रूथ,
है ना। तो इसमें इमेजरी का भी यूज हुआ है। क्लॉथिंग, लियर अपने कपड़े फाड़ता है। ऑफ यू लैंडिंग्स, मतलब कपड़े उतार कर ही इंसान अपनी असली सच्चाई जान सकता है। एनिमल्स, याद रखना, ह्यूमंस बिहेविंग लाइक बीस्ट, टाइगर्स नॉट डॉटर्स। तो इंसान जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। आई शायद ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट रेफरेंसेस टू सीइंग, ब्लाइंडनेस एंड वीपिंग, मतलब बार बार देखने और अंधेपन की बात होती है इसमें। ग्लॉसेस्टर आंख खोकर भी देख लेता है और किंग लियर के पास आंख होते हुए नहीं देख पाता। द फूल, शेक्सपियर यूजेस द फूल टू स्पीक ट्रेजिक ट्रूथ, ट्रू कॉमेडी। ही फेड्स अवे व्हेन लियर एसेंशियली बिकम्स द फूल, मैडमैन। होता क्या है, शेक्सपियर ने फूल का यूज किया है ताकि जो कड़वी सच्चाई है वो हंसी मजाक में कहा जा सके। जब लियर खुद पागल बन जाता है तो असली फूल की जरूरत खत्म हो जाती है। जब लियर खुद फूल बन जाता है तो असली फूल की वहां पे जरूरत खत्म हो जाती है, इसलिए एक्ट थर्ड से उसको गायब कर दिया जाता है। अब किंग लियर में एक स्पेशल फोकस को देख लेते हैं हम। तो किंग लियर स्पेशल फोकस देखेंगे तो किंग लियर का जो फैटल फ्लॉ था, एरर क्या था, हमार्शिया क्या था। तो लियर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने स्टेट को ना लव टेस्ट के आधार पर बांटा, है ना। उसने अपने स्टेट को, अपने राज को उसने लव टेस्ट यानी कि प्यार की परीक्षा के आधार पर बांटा, ना कि योग्यता के आधार पर बांटता तो सही रहता, लेकिन उसने लव टेस्ट के आधार पर बांटा, ये सबसे बड़ी गलती थी। जर्नी क्या थी किंग लियर की, तो जब वो शुरुआत में क्या था, पहले वो एक घमंडी राजा था, है ना, फिर वो क्या बनता है, एक बेगर एंड मैडमैन, यानी कि खुद सफर करने लग जाता है, एक बेगर दुखी बन जाता है, लास्ट में वो एक सच्चा फादर बन जाता है ना। की रियलाइजेशन की बात करेंगे, इन द स्टॉर्म में क्या होता है, तूफान में उसे, मतलब तूफान में इन्हें क्या रियलाइज होता है कि इन्होंने गरीबों का ख्याल नहीं रखा। ये यहाँ पे एक बात कहते हैं, ओ आई हैव टेकन टू लिटिल केयर ऑफ दिस, मैंने अपनी ही प्रजा का ख्याल नहीं रखा, तो ये ध्यान रखना है। रिलेशनशिप विद कॉर्डेलिया, शुरू में कॉर्डेलिया को ये ठुकरा देते हैं, लेकिन लास्ट में पूरी तरह से कॉर्डेलिया पे डिपेंड हो जाते हैं। इनकी मौत से लियर का दिल टूट जाता है, इसकी मौत से। तो यहाँ पे वो एक बात कहते हैं, हार्ट डेथ ब्रेक हिज हार्ट, ब्रेक हार्ट आई प्रीथी ब्रेक। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम किंग लियर। तो नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन, ये बात कौन कहता है, ये किंग लियर कहता है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, है ना। ये कब बोलते हैं जानते हो, शुरुआत में, जब कॉर्डेलिया कहती है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए। तो फिर किंग लियर कहता है कि कुछ और कहना है, तो कॉर्डेलिया कहती है ना, नथिंग माय लॉर्ड, ये बात बोलती है। उसके बाद ये बोलता है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन, कुछ नहीं के बदले कुछ नहीं मिलेगा। लियर को लगता है कि प्यार बोलकर जताना जरूरी है, तुम प्यार बोलकर जताओ। तो ये चीजें हैं, लियर यहाँ पे कॉर्डेलिया को वार्न करता है कि तुम प्यार बोलकर जताओ, ठीक है, क्योंकि लियर को लगता है कि वर्बली यानी कि बोलना जरूरी है। अब यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट, कि ये लियर के अंधेपन को दिखाता है। वो प्यार को ना एक ट्रांजेक्शन के, मतलब एक ट्रांजेक्शन समझता है, एक व्यापार समझता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कोट है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ये भी बात किंग लियर ही कहते हैं, एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, ठीक है, ये भी बात कहते हैं। और ये इस प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कब बोलते हैं, जब गॉन्ड्रिल की बेइज्जती के बाद, जब गॉन्ड्रिल इनकी काफी डिसरिस्पेक्ट कर देती है, तो गॉन्ड्रिल को ये क्या करते हैं, कर्ज देते हैं, श्राप देते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे गॉन्ड्रिल को ये कर्ज देते हैं, ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, एक एहसान, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ इट इज, यानी कि एक एहसान फरामोश बच्चा सांप के काटने से ज्यादा दर्द देता है, टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है, ये प्ले की सबसे फेमस लाइन है जो फीलियल इनग्रेटिट्यूड को दिखाती है, यानी कि संतान के अनादर को दिखाती है। इसमें एनिमल इमेजरी का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट जो है, आई एम अ मैन मोर शिड अगेंस्ट दैन सीनिंग, ये भी किंग लियर ही कहते हैं, एक्ट थर्ड में, है ना। आई एम अ मैन मोर शिड, एक्ट थर्ड में देखिए आपका स्टॉर्म सीन आता है, एक्ट थर्ड में स्टॉर्म सीन भी आता है, एक्ट थर्ड में किंग लियर पागल भी हो जाते हैं, एक्ट थर्ड में ग्लॉसेस्टर को ना ब्लाइंड कर दिया जाता, मतलब उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, सब कुछ एक्ट थर्ड में ही होता है। और एक्ट थर्ड में ये लाइनें बोलता है, आई एम अ मैन मोर, ये जब पागल हो जाते हैं तब, आई एम अ मैन मोर शिड अगेंस्ट दैन सीनिंग, है ना, यानी कि मैंने जितने पाप किए उससे ज्यादा तो मुझे सजा मिली है, मैं अपराधी कम पीड़ित ज्यादा हूं। जो ये दिखाता है, क्या दिखाता है, जो ये दिखाता है, लियर अभी भी पूरी तरह से अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स रेज ब्लो। ये कब, जब लियर पागल हो जाते हैं, तूफान में निकलते हैं, स्टॉर्म सीन में ये भी लाइनें आती हैं, स्टॉर्म सीन में ही किंग लियर ही कहते हैं जब वो पागल हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो स्टॉर्म सीन में निकलते हैं, तो वहां पे कहते हैं ब्लो विंड्स, खूब तेज बहो हवा, क्रैक योर चीक्स रेज ब्लो, वो कुदरत को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि सब कुछ तबाह कर दो, इतना तेज बहो। ये एक कॉस्मिक क्योस है ना, और उनके इनर टर्मोइल को दिखाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये एक मेंटल डिसइंटीग्रेशन है, और यहाँ पे ध्यान रखना पैथेटिक फैलेसी भी यूज की गई है ना, ये एक पैथेटिक फैलेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ब्लो विंड्स क्रैक योर चीक्स रेज अवे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मतलब ये फिर किसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये पैथेटिक फैलेसी है, ठीक है, कुदरत का इंसान के मूड जैसा होना। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट। ये कौन कहते हैं, तो ये ग्लॉसेस्टर कहते हैं एक्ट 4 सीन 1 में। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जैसे शरारती बच्चों के लिए मक्खियां होती हैं जिन्हें वो मजे के लिए मारते हैं, वैसे ही हम देवताओं के लिए हैं, वो अपने मजे के लिए हमें मारते हैं, ठीक है। ये कब बोलते हैं, जब ग्लॉसेस्टर ब्लाइंड हो जाते हैं तब, ये ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट से ध्यान रखना कि ये लाइनें दिखाती हैं दुनिया कितनी क्रूर है, निहिलिज्म एंड पेसिमिज्म है, कितनी क्रूर है, कितनी क्रूर है, कितनी क्रूअल फेट है, इंसान की कोई औकात नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, प्रे यू अंडू दिस बटन, एक्ट 5 की लाइन है, ये किंग लियर बोलते हैं। कब बोलते हैं, लियर स्पीक जस्ट बिफोर डाइंग आफ्टर कॉर्डेलिया डेथ, मरने से ठीक पहले लियर कहते हैं, है ना, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि गम के कारण, वो एक राजा नहीं बस एक कमजोर बूढ़े आदमी हैं, तब ये बात बोलते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंस यानी कि सो लियर ह्यूमन फ्रेजिलिटी, ठीक है, ठीक है, सो लियर्स ह्यूमन फ्रेजाइलिटी, तो ये दिखाता है मतलब वो कि कमजोर हैं गम के कारण, अब वो राजा नहीं है बस एक कमजोर बूढ़े आदमी हो गए हैं। अब आ जाएंगे, मैंने कहा था ना ट्रेजेडी, इनके पिरामिड के अनुसार एक्सपोजिशन सबसे पहले होता है लव टेस्ट, बैनिशमेंट ऑफ कॉर्डेलिया केंट, है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले लव टेस्ट, कॉर्डेलिया केंट का निकाला जाना, कॉर्डेलिया और केंट को निकाला जाना, देन राइजिंग एक्शन, डॉटर्स मिसट्रीट लियर, लियर लिव्स फॉर हीथ, फिर राइजिंग एक्शन में बेटियों का बुरा बर्ताव होता है, लियर का घर छोड़ना होता है, फिर क्लाइमेक्स में हम क्या देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्म सीन एक्ट 3 में आता है, लियर पागल भी हो जाते हैं, ग्लॉसेस्टर को ब्लाइंड किया जाता है, सब एक्ट 3 में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन में डोवर क्लिफ सीन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है ना, डोवर क्लिफ सीन जब ग्लॉसेस्टर को अंधा कर दिया जाता है तो वो डोवर की तरफ भागते हैं ना, वहां से सुसाइड करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना। और इसी में कॉर्डेलिया की वापसी भी होती है, बैटल भी होता है, कैटेस्ट्रॉफ सबकी डेथ हो जाती है, कॉर्डेलिया, लियर, गॉन्ड्रिल, रीगन, एडमंड एंड ग्लॉसेस्टर, इन सबकी डेथ हो जाती है। अब किस क्रिटिक ने इस प्ले को क्या कहा, तो एसी ब्रेडले साहब क्या कहते हैं, किंग लियर इज द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बट इट सीम्स टू मी नॉट हिज बेस्ट प्ले, ही फेल्ट इट वाज टू ह्यूज फॉर द स्टेज। ये एसी ब्रेडले जी ने कहा है, इन्होंने कहा है किंग लियर शेक्सपियर की सबसे ग्रेट अचीवमेंट है, पर ये जो प्ले है ना ये स्टेज के लिए बहुत बड़ा है, यानी कि पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन दिखाने में बड़ी मुश्किल है। नाहुम टेट जो कि 1681 में किंग लियर को रीरोट किया था, मतलब किंग लियर का इन्होंने एडेप्टेशन किया था, एक और सेम इसी तरह प्ले लिखा था, किंग लियर की तरह ही सेम कैरेक्टर रखे थे, लेकिन उनका नाम क्या रखा था, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, ठीक है। और इसमें इन्होंने बदल क्या दिया, इसमें इन्होंने लास्ट में हैप्पी एंडिंग कर दिया, है ना, लियर इसमें जिंदा रहता है, कॉर्डेलिया की शादी एडगर से हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो वर्जन था ना ये करीबन 150 ईयर्स तक चला, 150 साल तक चली थी ये वर्जन, नाहुम टेट वाली। और इनके जो प्ले का नाम क्या था, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। चार्ल्स लैम ने क्या कहा था, इनका कहना था कि लियर का आर्ग्यू दैट लियर इज एसेंशियली इम्पॉसिबल टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्टेज। तो चार्ल्स लैम ने क्या कहा, इनका कहना था कि लियर का जो रोल है ना वो स्टेज पर करना नामुमकिन था। जॉन कॉट क्या कहते हैं, ये किंग लियर की तुलना सैमुअल बेकेट के एंड गेम से करते हैं। एंड गेम क्या है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ना, तो ये ध्यान रखना, इन्होंने किंग लियर की तुलना सैमुअल बेकेट के मॉडर्न प्ले एंड गेम से की, इसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड जैसा बताया। अब बात कर लेंगे हैं वन लाइनर की, तो यहाँ पे देखेंगे हम
ये प्ले आया कब था? अप्रॉक्स 1605 से लेके 06। सेटिंग इसकी रखी गई है तो प्री क्रिश्चियन यानी कि पैगन ब्रिटेन, ठीक है। तो यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो ब्रिटेन एरा था, पैगन एरा, उस समय इसकी सेटिंग रखी गई है। लियर यूजेज अ मैप टू डिवाइड हिज किंगडम, एक्ट 1। तो एक्ट 1 में लियर एक मैप का यूज करते हैं राज बांटने के लिए। प्रोफेसी, द फूल मेक्स अ प्रोफेसी, एक्ट 3। तो जो फूल एक भविष्यवाणी करता है, ये क्या होता है? ये मर्लिन्स प्रोफेसी है, एक्ट 3 में। पुअर टॉम, एडगर डिस्गाइज एज अ बेडलम बेगर। तो एडगर जो है ना वो डिस्गाइज हो जाता है, वो एक बेडलम बेगर नाम रखता है, पुअर टॉम के नाम से जाना जाता है। पुअर टॉम एडगर का बदला हुआ नाम है, एंड बेडलम बेगर भी कहते हैं, ठीक है। नेकडनेस, लियर कॉल्स द अनएडॉर्न्ड ह्यूमन अ पुअर बेयर फॉग्ड एनिमल, है ना। तो लियर यहाँ पे इंसान को पुअर बेयर फॉग्ड एनिमल्स कहते हैं, बेचारा दो मुंहा जानवर कहते हैं। सब प्लॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सर फिलिप सिडनी आर्केडिया, द स्टोरी ऑफ द, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ पैफ्लेगोनिया किंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसका जो सब प्लॉट सोर्स है, यानी कि प्ले में जो ग्लॉसेस्टर वाली कहानी है वो उन्होंने कहाँ से ली है? तो सर फिलिप सिडनी के आर्केडिया से ली है ना। सिडनी की बुक आर्केडिया से लिया गया है। और सिडनी की बुक आर्केडिया में क्या है? सिडनी की ये जो बुक है आर्केडिया में द स्टोरी ऑफ पैफ्लेगोनिया किंग, यानी कि पैफ्लेगोनिया राजा की स्टोरी है। वहां से सेम स्टोरी इन्होंने उठा ली, सब ग्लॉसेस्टर की स्टोरी अपने किंग लियर में डाल दी। डोवर क्लिफ, याद रखना, डोवर क्लिफ, द प्लेस वेयर ग्लॉसेस्टर इंटेंड्स टू कमिट सुसाइड। ग्लॉसेस्टर जो है वो यहाँ से कूदकर जान देना चाहता है। पॉइजन, गॉन्डिल पॉइजन रीगन ड्यू टू जेलेसी ओवर एडमंड। तो गॉन्डिल ने रीगन को जहर दिया क्योंकि एडमंड के प्यार में जलन के कारण, दोनों ही प्यार करती हैं, इसलिए वो उसे जहर देते कि मर जाएगा तो एडमंड मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। सुसाइड, गॉन्डिल कमिट सुसाइड, ग्लॉसेस्टर ट्राइज बट फेल्स, एडगर सेव्स हिम। देखिए सुसाइड की बात करेंगे तो सुसाइड किसने किया था? गॉन्डिल ने सुसाइड कर लिया था, चाकू मारकर आत्महत्या कर लिया था। और वहीं पे अगर बात करेंगे ग्लॉसेस्टर सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन एडगर उसे बचा, मतलब अपने पिता को बचा लेता है, फेल कर देता है सुसाइड करना। हैंगिंग, कॉर्डेलिया इज एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग इन अ प्रिजन। कॉर्डेलिया को क्या किया जाता है? कॉर्डेलिया को जेल में फांसी दी गई है, और किसके द्वारा? एडमंड के द्वारा, मतलब एडमंड ही मरवाता है। सर्वाइवर्स, एडगर एल्बनी केंट सर्वाइव, दो केंट इंप्लाइज ही विल डाई सून। लास्ट में बचता कौन है? तो एडगर एल्बानी और केंट बचते हैं, लेकिन लास्ट में जो केंट है ना वो कहता है कि मैं भी मर जाऊंगा जल्दी। लेंथ, इट इज वन ऑफ शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्लेज। तो ये भी ध्यान रखना, ये शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट प्लेज में से एक है, किंग लियर, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे एनिमल इमेजरी, द प्ले इज फेमस फॉर फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू प्रीडेटरी एनिमल्स, वुल्फ, सर्पेंट, काइट, टाइगर्स, इतने सारे एनिमल की इमेजरी दिखाई जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे अनअकोमोडेटेड मैन, लियर्स टर्म फॉर अ ह्यूमन विदाउट क्लॉथ और स्टेट। तो ये ध्यान रखना है, जिसके पास ना कपड़े हो ना घर हो, लियर की नजर में असली इंसान वही है। ऑसवाल्ड, ये कौन है? ये गॉन्डिल का स्टीवर्ड है, किल्ड बाय एडगर, जिसको एडगर मार देता है। तो ऑसवाल्ड याद रखना, अब ये पूछा जाता है गॉन्डिल का ये कौन है? वफादार नौकर है जिसे एडगर मार देता है। फ्रांस, द किंग ऑफ फ्रांस मैरिज कॉर्डेलिया विदाउट अ डाउरी। तो ये जो फ्रांस है ना, ये फ्रांस के राजा हैं जो बिना दहेज के कॉर्डेलिया को अपनाते हैं। बरगंडी, द ड्यूक ऑफ बरगंडी रिजेक्ट कॉर्डेलिया व्हेन शी लूसेस हर इनहेरिटेंस। तो वहां पे दो राजा आए रहते हैं कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए, लेकिन जैसे ही कॉर्डेलिया को डिसोन कर दिया जाता है तो जो ड्यूक ऑफ बरगंडी है ये कॉर्डेलिया को शादी करने से लिए मना कर देता है ना, ये बोल के कि इसने अपना जो उत्तराधिकारी है, जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, ये खो दी है, तो ये फिर शादी नहीं करता। लेकिन फ्रांस, जो ड्यूक ऑफ फ्रांस रहता है ना, फ्रांस का जो राजा, वो कॉर्डेलिया के इस बात से काफी खुश होता है कि कितनी सच्ची है, कितनी वफादार है, काफी प्रभावित होता है और बिना डावरी के शादी कर लेता है। तो याद रखना है कि किसने रिजेक्ट कर दिया था शादी करने से? तो ड्यूक ऑफ बरगंडी, है ना। ये ड्यूक दहेज न मिलने पर कॉर्डेलिया से शादी करने से मना कर देता है। केंट का डिस्गाइज, केंट टेक्स द नेम केयस। तो केंट जब अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है तो नाम क्या रखता है? केयस। लियर्स डेथ, तो लियर की डेथ की बात अगर हम करेंगे तो ये ही डाइज लुकिंग एट कॉर्डेलियाज लिप्स होपिंग सी इज अलाइव। वो कॉर्डेलिया के होठों को देखते हुए मरता है, उसे ये उम्मीद रहती है कि शायद वो सांस ले रही हो। मैंने कहा ये इस प्ले में ना एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें एकदम कह रहे ना, उम्मीदें बची ही नहीं है इस प्ले में। फेट ऑफ फूल, तो फेट ऑफ फूल की बात करेंगे हम
ही इज द लास्ट सीन एक्ट थर्ड, ये ना अपने लास्ट सीन एक्ट थर्ड में दिखता है फेट ऑफ फूल। लियर सेज एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड रेफरिंग टू कॉर्डेलिया आर द जेस्टर एम्बिगुअस। अब यहाँ पे ये किसे बोल रहा है, ठीक है, फूल को बोल रहा है कि कॉर्डेलिया को बोल रहा है, दोनों को यहाँ पे रेफर किया जाता है। वो बोलता है ना लास्ट में लियर सेज एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, तो शायद ये कॉर्डेलिया को बोल रहा हो या फिर जेस्टर को, अपने फूल को बोल रहा हो, तो ये एक एम्बिगुअस है, ठीक है। ये कहता है शायद कॉर्डेलिया के लिए है, प्यार में वो उसे फूल कह रहा हो या असली फूल के लिए कह रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। एडमंड स्टेटस ही इज द इलेजिटिमेट बास्टर्ड सन, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लॉसेस्टर का बास्टर्ड सन कौन है, तो वो एडमंड है, या इलेजिटिमेट सन कौन है, वो एडमंड है, और लेजिटिमेट वो एडगर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ग्लॉसेस्टर आइज, तो कॉर्नवाल गॉक्स देम आउट, वन इज क्रश्ड बाय हिज बूट, जैसे मैंने बताया था, है ना। तो कॉर्नवाल ही निकालता है दोनों आंखें, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ओके। अब कैसे निकालता है यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया। मॉक ट्रायल की बात करेंगे, इसमें मॉक ट्रायल भी है, तो ये हॉवल सीन में आता है एक्ट थर्ड में। मैड लियर पुट्स हिज डॉटर्स स्टूल्स ऑन अ ट्रायल, एक ट्रायल चलाता है ना, जो पागल लियर है वो एक्ट थर्ड में 2 स्टूल को अपनी बेटियां मानकर उन पर मुकदमा चलाता है। फाइनल स्पीकर याद रखना है, इन द फोलियो वर्जन एडगर स्पीक द फाइनल लाइन्स, इन द क्वार्टो एलिबनी डज यूजली एट्रीब्यूटेड टू एडगर इन मॉडर्न टेक्स्ट। तो पुराने जो वर्जन में हम देखेंगे तो फोलियो में आखिरी लाइन एडगर बोलता है, लेकिन क्वार्टो में हम देखेंगे तो एल्बनी माना जाता है। एग्जाम में अक्सर एडगर को माना जाता है, ये ध्यान रखना। फाइनल स्पीकर कौन है, तो एडगर को ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये था प्ले, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको पीडीएफ मैं डेली दे दिया करूंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फीडबैक जरूर दीजिए।